मेरी दीदी ने तेजी से मेरे ऊपर से ब्लैंकेट उठाए हुए कहा, आज यूनिवर्सिटी का पहला दिन है, तुम आज लेट हो जाओगी। श्रुति, मैं आखिरी बार उठा रही हूँ, फिर मैं बाल्टी में पानी भरकर तुम्हारे मुंह पर डाल दूंगी। इतनी मुश्किल से चाचू ने तुम्हारा एडमिशन करवाया है और तुम उनकी मेहनत पर सो सोकर पानी फेर रही हो। वो गुस्से से मुझे सोते हुए देखकर घूरते हुए बोल रही थी, दीदी, यार चाचू को मैंने मनाया था, वो अलादीन जिन थोड़ी पैदा हुए थे। मैं ब्लैंकेट हटाकर झूमती हुई बैठ चुकी थी। पता है, पिताजी ने साफ कहा है, अगर तुमने कुछ गलत काम किया तो इसकी जिम्मेदारी चाचू की होगी। तुम्हें पता है ना, पिताजी कितने सख्त हैं इस मामले में। दीदी कमर पर हाथ रखे हुए बोली। मैंने आंखें छोटी करते हुए उन्हें देखा। मैं यूनिवर्सिटी जाते ही किसी अमीर लड़के के साथ भाग जाऊंगी। मुझे समझ नहीं आती थी ये दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है और हम वही हैं। बेटियों की पढ़ाई पर हमें बस यही लगता है वो किसी के साथ भाग जाएंगी। मैं तेजी से ब्लैंकेट तय करते हुए जबान भी चला रही थी। तुम अपनी जबान कम ही चलाओ, आज तुम्हें पता चल जाएगा यूनिवर्सिटी जाकर कि वो कैसी जगह होती है। स्नेहा दीदी ने घूरते हुए कमरे से निकलते हुए कहा। वो बाहर जाते ही नाश्ता बनाने खड़ी हो गईं। कुछ देर में चाचू, माँ और पिताजी को नाश्ता करना था। स्नेहा दीदी और मैं, हम दो बहनें थीं। हमारा ताल्लुक मिडिल क्लास परिवार से था। हमारे चाचू की शादी नहीं हुई थी और वो मुझे और स्नेहा दीदी को बहुत सपोर्ट करते थे। हमारे पिताजी बहुत गुस्से वाले इंसान थे, जिसकी वजह से मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए बहुत मुश्किल से परमिशन चाचू ने मुझे दिलवाई थी। स्नेहा ने प्राइवेट बीए किया था। आगे पढ़ने के लिए उसे बाहर जाना था, लेकिन अपने पिताजी के गुस्से के आगे उसने हथियार डाल दिए थे। लेकिन मैं पिताजी के आगे डट गई थी। मैंने कहा था मैं एडमिशन लेकर रहूंगी और मैंने एडमिशन ले ही लिया था। मैं मुस्कुराती हुई यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रही थी। मैंने लंबी कुर्ती पर ट्राउजर पहना और दुपट्टा सर से लिया। मैं बैग कंधों पर डाले बाहर आई। अपने पिताजी का ना सही, लेकिन अपने चाचू का मान जरूर रखना श्रुति। मेरी माँ ने मुझे देखते ही लेक्चर दिया। मैं हर 2 मिनट में 1000 लेक्चर सुन चुकी थी। मैं जब नाश्ते की मेज पर आई तो चाचू ने मुस्कुराकर मुझे देखा। दिल लगाकर पढ़ना श्रुति, सिर्फ वही थे जिन्होंने अभी तक अच्छी बात कही थी। मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के बाद हम आपकी शादी करेंगे। मैं हमेशा अपने चाचू की शादी के नाम पर छेड़ती थी। तुम फिर शुरू हो गई श्रुति। चाचू ने आंखें दिखाईं, लेकिन जैसे ही पिताजी टेबल पर आए, खामोशी छा गई। यूं जैसे वहां कोई न हो, बस कभी कभी प्लेट चम्मच की आवाज आ रही थी। मुझे चाचू ने ऑफिस जाते हुए यूनिवर्सिटी छोड़ा था। मैं कपड़ों पर अच्छी तरह से चादर लपेटे हुई थी। मैंने हाथ हिलाकर चाचू को बाय किया। वो चले गए थे। मेरा असली टेस्ट अब शुरू हुआ था। प्लीज, आप मुझे बता सकते हैं कि बीबीए फर्स्ट ईयर की क्लास कहाँ है? मैंने एक स्टाइलिश सी लड़की से रुककर पूछा। वो चिंगम चबाते मुस्कुराकर मुझे देखने लगी। तुम जैसी लड़कियों के लिए यूनिवर्सिटी नहीं है बाजी, जाकर अपना काम करो। वो लड़कियों का झुंड बहुत जोर से हंसने लगा तो मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। न जाने वो लड़कियां कैसी थीं। मैंने फालतू में वहां उस लड़की को रोका। मुझे अपनी जैसी कोई लड़की ढूंढनी चाहिए थी। मैं सोचती हुई आगे बढ़ी। किसी ने मेरे कंधे पर हाथ मारा और मैं डर गई। वही लड़की मेरे पीछे आई थी। हम तुम्हें तुम्हारी क्लास तक छोड़ देते हैं प्यारी। उन लड़कियों के मजाक पर मैं घबराकर दौड़ पड़ी। वो पीछे खड़ी हंस रही थी। बड़ी मुश्किल से मुझे क्लास मिली थी। मैं इतनी घबराई हुई थी कि बोर्ड को पढ़ना ही भूल गई थी। क्लास में आई तो एक और मुसीबत का सामना करना था। लड़के मुझे देखकर मजाक बना रहे थे। अरे, तेरे टाइप की लड़की आई है। एक लड़का किताब में सर दिए बैठा था। जब उसे देखकर दूसरे लड़के ने हंसते हुए कहा, मैं नजरअंदाज करके आगे बढ़ गई। सीट खाली देखकर वहीं बैठ गई थी। जब ही एक लड़की आई, उठो यहाँ से। उस लड़की ने इतने जोर से कहा कि मैं उठ खड़ी हुई। वो लड़की अपना सामान रखकर वहां बैठ गई। मैंने पीछे की सीट ली और बैठ गई। मेरे अलावा किसी और लड़की के कंधे पर दुपट्टा भी नहीं था। मेरा उन स्टाइलिश लोगों से दूर रहना ही बेहतर था। क्लास शुरू हुई और मुझे वहां शाम हो गई। कोई शो था जिसे मुझे अटेंड करना था। मैंने चाचू को मैसेज करके बता दिया था कि मैं लेट आऊंगी। अब शाम के 5 बज रहे थे। मैंने बाहर की तरफ कदम उठाए ही थे। मिस, वहाँ एक लड़की जख्मी पड़ी है, हमें आपकी मदद की जरूरत है।
एक लड़के ने तेजी से कहा। मैं बिना कुछ सोचे समझे तेजी से उस लड़के के पीछे भागी। हम यूनिवर्सिटी की बैक साइड पर चले आए थे। वो लड़का मुझे लेकर एक कमरे में गया जहाँ बहुत अंधेरा था। कहाँ है लड़की? मैं नजरें घुमाते हुए पूछने लगी कि अचानक कमरे में रोशनी हुई। हम सब जख्मी हैं मैडम, हमें कोई मासूम शिकार चाहिए था। इस रैगिंग ग्रुप ने मेरे ऊपर नजर रखी थी और उन्हें मौका मिल ही गया था। मुझे जाना है, चाचू इंतजार कर रहे हैं। मैं तेजी से दरवाजे की तरफ भागने लगी थी कि एक लड़के ने बाजू थामकर मुझे धक्का दिया। अबे ओ, लड़की को हाथ लगाने का नहीं। उस ग्रुप के लीडर की आवाज आई, लेकिन चेहरा नहीं दिखाया। रात हो गई। मैं बाहर छाया हुआ अंधेरा देखकर और घबरा रही थी। यूनिवर्सिटी के पहले दिन ही मैं माँ और पिताजी से बेइज्जत नहीं होना चाहती थी। चाचू का मान नहीं तोड़ना चाहती थी। वो ग्रुप मेरी तरफ तेजी से आ रहा था। ना, नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। अगर मैं रात तक घर नहीं पहुंच पाऊंगी तो मुझे कोई नहीं अपनाएगा। मैं रोती हुई यूनिवर्सिटी के उस जालिम ग्रुप के आगे हाथ जोड़ रही थी जो मेरे साथ रैगिंग करने पर तुले हुए थे। मेरा ताल्लुक मिडिल क्लास फैमिली से था, जहां लड़की अगर रात को घर न लौटे तो उसे खराब समझा जाता था। कम ऑन गाइस, स्टार्ट द गेम। एक ऊंची आवाज ने मेरी रूह कांप दी थी। ना, नहीं, प्लीज। इस नाटक में वो कब से खड़ा, अब आगे बढ़ा था। उन सबका सीनियर ध्रुव। मैंने आगे बढ़कर उसका बाजू थाम लिया। आंसुओं से भरी हुई आंखें उठी तो ध्रुव एक पल को सहम गया। सॉरी डार्लिंग, इट्स गेम टाइम। नरमी से मेरे आंसू साफ करता कमरे से जाने लगा। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया और हॉरर म्यूजिक चलने लगा। साथ गैंग के मेंबर ने अजीब से कपड़े पहन रखे थे। मैं कानों पर हाथ रखे चिल्ला रही थी। वही सब जोर जोर से हंस रहे थे। अंधेरे में जैसे ही डरावना चेहरा सामने आता, मेरी जान निकलने लगती और देखते ही देखते मैं गेम का शिकार होती बेहोश हो गई थी। चलो, इसका काम तो हुआ। वो सब लोग हंस रहे थे। ध्रुव पैंट की जेब में हाथ डाले खड़ा था। इसको यहीं छोड़ दो और तुम सब घर को निकलो, ध्रुव ने सख्त लहजे में कहा। वो सब हंसते मुस्कुराते हुए निकल गए। पीछे ध्रुव चलता हुआ मेरे पास आया। मेरे पास आकर जमीन में घुटनों के बल बैठकर दुपट्टे में लिपटा मेरा चेहरा देखने लगा। सॉरी डार्लिंग, ये जरूरी था। उसने मुझे बाजुओं से उठाया और बाहर की तरफ जाने लगा। उसने गाड़ी में मुझे डाला और गाड़ी स्टार्ट कर दी। मेरे फोन को अनलॉक किया। मैसेज में चाचू लिखा हुआ था। उस नंबर पर कॉल मिलाई जो कि फौरन उठा ली गई। श्रुति, कहाँ हो यार? भाई का गुस्से से बुरा हाल है, मुझ पर तरस खाओ। चाचू ने फोन उठाते ही अपना रोना शुरू कर दिया। ध्रुव को बोलने तक का मौका नहीं दिया। मैं ध्रुव बात कर रहा हूँ। आपकी श्रुति बेहोश हो गई है। मेहरबानी करके इसको रिसीव कर लीजिए। थोड़ी ही देर में चाचू घर के बाहर इंतजार कर रहे थे। इसको ऐसे घर नहीं ले जा सकता। चाचू ने कुछ सोचते हुए मुझे देखा। मतलब? ध्रुव ने हैरानी से पूछा। अगर भाई को पता चला कि कोई लड़का छोड़ने आया था तो श्रुति की कल ही शादी कर देंगे। चाचू परेशानी से माथा मसलने लगे। वाओ, आपके घर में लड़के के साथ पाए जाने पर शादी हो जाती है। आपके घर की लड़कियां बहुत लकी हैं। उसने गंभीर होकर एक छोटा सा मजाक किया। चाचू ने उसको घूरा। इसको जगाओ वरना तुम्हारे साथ ही शादी हो जाएगी, चाचू ने सख्ती से कहा। ध्रुव हंस पड़ा। इतनी नाजुक सी लड़की से कौन शादी करेगा? ध्रुव ने हंसते हुए कहा और बोतल से मेरे मुंह पर पानी मारने लगा। तभी मुझे होश आया। चाचू, इसने मुझे। मैं दोनों को देखकर जल्दी से सारा मामला बताना चाहती थी। श्रुति, अभी अंदर चलो और कहना तुम जिस टैक्सी में बैठी थी वो टैक्सी खराब हो गई थी, फिर तुमने मुझे बुलाया। चाचू ने मेरा चेहरा साफ करते हुए कहा। ध्रुव ने मेरी तरफ देखा। मुझे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। चाचू, आप इसे बताएं, आप पुलिस में हैं। मैंने अंदर जाते हुए ऊंची आवाज में कहा। मैंने कब पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली? चाचू ने हैरत से पूछा। चाचू, मैं अपना रौब जमा रही हूँ, मुझे उसे डराना है। इसने अपने ग्रुप के साथ मिलकर डराया है मुझे। चाचू, मैंने धीमी आवाज में उन्हें बताया। हाँ, मैं आर्मी में हूँ। यूनिवर्सिटी में कह देना सबसे, कोई तुमसे पंगा न ले, चाचू ने इतनी ऊंची आवाज में कहा कि कार में बैठा ध्रुव हंस पड़ा। दोनों चाचू भतीजी एक जैसे हैं। वो बड़बड़ाने लगा। गले में लटकी हुई चेन को उंगली में घुमाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। ध्रुव को न जाने क्यों मुझ पर तरस आ गया था कि वो मुझे घर ले आया, वरना आज तक की रैगिंग में उसने ऐसा कभी नहीं किया था। अपनी गैंग को धोखा भी नहीं दिया था। कहाँ रह गई थी तुम?
तुम्हें पता है हम कितना परेशान हो गए थे श्रुति। मेरी माँ ने मुझे देखकर फौरन सवालों की बारिश शुरू कर दी थी। मैं एकदम अपने चाचू को देखने लगी। इसकी टैक्सी खराब हो गई थी, इसने मुझे कॉल करके बुलाया, मैं इसे लेकर आया हूँ। चाचू ने सब कुछ कवर किया। मैं अभी ठीक हालत में नहीं थी। कल से जल्दी नहीं आई तो यूनिवर्सिटी जाना बंद हो जाएगा, बता देना इसे। मेरे पिताजी बहुत नाराज थे, इसलिए गुस्सा करके चले गए। चाचू ने मुझे कमरे में जाने का इशारा किया। मैं सर हिलाकर अपनी बहन की तरफ बढ़ गई, जो मेरा इंतजार कर रही थी। श्रुति, हद करती हो, पता है पिताजी कितना परेशान थे। स्नेहा ने फौरन मुझे डांटना शुरू कर दिया। मैं जितनी परेशान थी ना दीदी, उससे तो कम ही होंगे आप लोग। मैंने उदास होते हुए कहा। अच्छा, बताओ क्या हुआ था? दीदी ने मेरे पास बैठते हुए पूछा। ना पूछो दीदी, उस ध्रुव को तो ऊपर वाला पूछेगा। उसने मेरे साथ रैगिंग की और मैं बेहोश हो गई। चाचू ने बचाया है आज, वरना कल को मेरी लाश मिलती यूनिवर्सिटी से। मैंने दीदी का हाथ पकड़कर उन्हें ए टू जेड पूरी कहानी सुनाई। श्रुति, सोच लो, यूनिवर्सिटी तुम जैसी लड़कियों के लिए नहीं है, दीदी ने फिक्रमंदी से कहा। दीदी, एक बात समझ आ गई है मुझे, अगर वहां रहना है तो उन लोगों का सामना करना होगा। मेरा डर उन्हें और मजबूत बनाता रहेगा। मैं इस सारे मामले से अच्छा खासा सबक सीख चुकी हूँ। स्नेहा ने गहरी सांस ली। खाना लाती हूँ तुम्हारे लिए, उसने जल्दी से कमरे से जाते हुए कहा। मैं फ्रेश होने चली गई। मैं खाना खाकर फ्री हुई तो एक अनजान नंबर से मैसेज आया। हेलो का मैसेज था। मैंने नंबर देखा और सोचा न जाने कौन है। नींद आ रही थी, इसलिए बिना जवाब दिए सो गई। कल की रात मजा आया। वैसे हमने सोचा था सुबह कमरे का दरवाजा खोलेंगे तो अंदर किसी की लाश मिलेगी, उसी गैंग ने मुझे देखते हुए कहा। सब लोगों के चेहरे कैसे मुस्कुरा रहे थे, उन्हें किसी की जान की भी परवाह नहीं थी। ऐसा ना हो कोई दिन तुम लोगों की लाश मिल जाए। इस बात को सुनकर वो सब हंसना भूलकर उसे देखने लगे। सामने एक लड़की घुटने से फटी पैंट और शर्ट पहने खड़ी थी, लंबी सी, और उसके बाल कानों तक आ रहे थे। दांतों में तीली थी, जिसे वो लगातार घुमा रही थी। पहली बार देखा है इस लड़की को, ये है कौन? गैंग के लोग बातें करने लगे थे। वो लड़की सीधी मेरे पास आई थी। मुंह बंद रखने से वो सुधर नहीं जाएंगे। सीधे बनने के चक्कर में इनका दोबारा शिकार मत हो जाना, उसने मुझे वॉर्न किया। मुझे देखती रही। मेरा नाम पायल है, मैं भी तुम्हारी तरह नई हूँ यहाँ, लेकिन ये लोग मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। पता है क्यों? पायल ने मुस्कुराकर उन सब की तरफ देखा। क्योंकि मैं इन लोगों को इस काबिल ही नहीं छोड़ूंगी। वो हंसने लगी। मैंने गहरी सांस भरी। वो लड़की काफी तेज थी और बहादुर भी। उसने आते ही उस गैंग की बोलती बंद कर दी थी। मैंने सोचा कि मैं उसे अपना दोस्त बना लूं, ताकि ध्रुव मेरे सामने ना आ सके। मुझसे दोस्ती करोगी आप? मैंने हिचकिचाते हुए पूछा। बिल्कुल करूंगी, इसलिए आई हूँ। मुझे मालूम है तुम्हें इन लोगों से बचना है। पायल ने सीधा ध्रुव की तरफ इशारा किया था। मैंने पायल को देखा। वो कितनी आसानी से मेरी बात बिना कहे समझ गई थी। मुझे डर लगता है। मैंने यूनिवर्सिटी बहुत मुश्किल से ज्वाइन की है। कल भी घर लेट पहुंचने पर बहुत डांट पड़ी थी। मैं सिर्फ पढ़ाई करना चाहती हूँ, मैंने नजरें नीचे करते हुए पायल को बताया। डोंट वरी, मैं हूं ना, उसने मुस्कुराकर मुझे दिलासा दिया। ब्रेक टाइम में हम दोनों साथ बैठे थे। अचानक ध्रुव का गैंग वहां चला आया। बाजी, कल नींद कैसी आई थी? एक लड़के ने हमारी टेबल की कुर्सी खिसकाकर बैठते हुए मुझसे पूछा। क्यों, तुझे लोरी सुनानी है? पायल ने टांग पर टांग चढ़ाकर कहा। तमीज से बात करो, वरना सारी अकड़ निकाल दूंगा। पायल को बहुत तेज गुस्सा आ गया। तुझे तमीज नहीं है, बिना इजाजत के यहाँ बैठ रहा है। मैं हैरत से पायल को देख रही थी, जो बिना डरे उसका मुकाबला कर रही थी। पायल के लहजे में बहुत सख्ती थी। अपनी हद में रह लड़की, ऐसा ना हो कि अगला शिकार तू बन जाए, उस लड़के ने जाते हुए कहा। और ऐसा ना हो अगली बार ध्रुव साहब मेरा शिकार बन जाए, पायल ने चिढ़ा देने वाली मुस्कुराहट मुंह पर सजाए हुए कहा। उसके बाद वो लड़का जाकर ध्रुव को सारी अपडेट देने लगा। इसके बाद हम दोनों हमेशा साथ होते थे। मुझे एक मजबूत सहारा मिल गया था। एक हफ्ता गुजर गया था। मैं रोज यूनिवर्सिटी जाती थी और ध्रुव का गैंग कुछ करने की कोशिश करता था तो पायल ऐसा मुंह तोड़ जवाब देती कि उनकी बोलती बंद हो जाती थी। ध्रुव मेरे ऊपर हमेशा नजर रखे हुए था। एक दिन मैं कमरे में पढ़ाई करने के बाद फ्री बैठी हुई थी।
स्नेहा घर वालों के साथ किसी मीटिंग में थी। शायद उसके लिए कोई रिश्ता आया था। मैं कमरे में थी कि जब ही मेरा मोबाइल बजने लगा। हेलो। मैं फोन कान और कंधे के बीच रखकर किताबें समेटने में लग गई। हेलो मिस श्रुति, कैसी हैं आप? उसका लहजा बहुत भारी था। मैंने घबराकर मोबाइल देखा। जी आप कौन हैं? मैंने धड़कते दिल के साथ पूछा। कि आखिर ये कौन था? मैंने कभी किसी लड़के से बात नहीं की थी, इसलिए मैं घबरा गई थी। हम जो भी हैं वो आपको बता नहीं सकते। बस यूं समझ लीजिए हम आपकी भलाई चाहते हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुस्कुरा रहा था। मुझे किसी से भलाई नहीं चाहिए मिस्टर। आप अपने काम से काम रखेंगे तो बेहतर होगा। मैंने फोन बंद कर दिया। दोबारा कॉल आने पर मैंने कॉल उठाई ही नहीं। मैंने नंबर ब्लॉक कर दिया। दूसरे दिन यूनिवर्सिटी में कोई सेलिब्रिटी आ रही थी। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैं ग्राउंड में आकर बैठ गई। कैसी हो मिस डरपोक? ध्रुव ने सामने बैठते हुए मुझसे पूछा। आपको बैठने की परमिशन किसने दी है? मैंने घूरती हुई नजरों से देखते हुए पूछा। मैं किसी की इजाजत नहीं लेता, और तुम जैसी डरपोक लड़की की तो बिल्कुल भी नहीं। मैं पायल को बुला लूंगी, मैंने धमकी दी। और वो हंसने लगा। दूसरों के पीछे छुपने से अच्छा है इंसान खुद कुछ करे। हिम्मत है तो मुझे यहाँ से उठाकर दिखाओ। उसने ताना देते हुए मुझे चैलेंज किया तो मैं घबराकर पायल को देखने लगी, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उठो यहाँ से, मैंने ऊंची आवाज से कहा। इधर उधर बैठे स्टूडेंट्स सब देखने लगे। नहीं तो क्या कर लोगी? उसने मुझसे सवाल करते हुए पूछा। मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने ध्रुव का कॉलर पकड़ा और झटके से छोड़ दिया। स्टूडेंट मुंह पर हाथ रखकर देखने लगे और ध्रुव मेरी हिम्मत पर मुस्कुराने लगा। उसने ताली बजाई। इस बात का बदला तो मैं लेकर रहूंगा, उसने जाते हुए कहा। सारी यूनिवर्सिटी में बात फैल गई कि मैंने ध्रुव का कॉलर पकड़ा था। ध्रुव के चाहने वालों ने मुझसे नफरत करना शुरू कर दिया, जबकि जो लोग ध्रुव की गैंग से तंग हो चुके थे वो लोग मेरी तारीफ कर रहे थे। मैं घबरा रही थी, लेकिन पायल के समझाने पर मैं ठीक हो गई। श्रुति, तुम्हारी सेमेस्टर के बीच शादी है मेरी, तुम मैनेज कर लोगी? स्नेहा इस बात को लेकर परेशान थी। लड़के वालों ने यही तारीख रखी थी। उसने पिताजी को समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो नाकाम रही। मैं सब कुछ संभाल लूंगी, चिंता मत करो। आप खुशी से तैयारी करो। मुझे अफसोस है मेरे चाचू अब तक कुंवारे हैं, मैंने बहुत अफसोस के साथ कहा। चाचू ने अपनी मंगनी टूटने का गम ऐसा लिया कि बस 5 साल से बेचारे सोग मना रहे हैं। स्नेहा ने भी अफसोस से कहा। और वहाँ हमारी ना होने वाली चाची के 5 बच्चे भी हो गए होंगे। मेरे कहने पर स्नेहा हंस पड़ी। मुझे एक बार फिर नए नंबर से कॉल आ रही थी। मैंने वो कॉल उठाना सही नहीं समझा और फोन साइलेंट कर दिया। स्नेहा की शादी की तैयारियों में मैं एग्जाम की तैयारियां कर रही थी। मैं और पायल क्लास में बैठे। जब मैंने पायल को देखा। पायल, तुम्हें अपने लिए किस तरह का लड़का पसंद है? अचानक मैंने उससे सवाल पूछा, जो लड़कियों से दूर भागता हो। पायल के जवाब पर मैं जोर से हंस पड़ी। ऐसा क्यों? मैं दिलचस्पी से उसे देखने लगी। क्योंकि फिर मजा नहीं आएगा। शादी को वो दूर भागेगा और मैं उसके पास जाऊंगी। टॉम एंड जेरी वाला कपल। वो अपनी बातों से मुझे खूब हंसा रही थी। मुझे अगर तुम्हारे लिए कोई लड़का चुनना होता तो मैं ध्रुव को चुनती। इसकी सारी अकड़ तुम्हारी मासूमियत के आगे खत्म हो जाती। पायल ने साथ ही मेरे लिए भी जोड़ ढूंढ लिया था। मैंने अपना सर झटका। उसे देखो, लोफर सा है। बिल्कुल भी नहीं, मुझे डिसेंट मैन पसंद है। ये कार्ड दीदी की शादी का है, तुम्हें जरूर आना है। मैंने कार्ड पायल की तरफ बढ़ाया, जिसे ध्रुव ने अचानक मेरे हाथ से छीन लिया। मैं फ्री हुआ तो जरूर आऊंगा शादी में। उसकी बात सुनकर मेरा चेहरा गुस्से से लाल हुआ। बहुत मेहरबानी, आपको आने की जरूरत नहीं है। मैंने फौरन कार्ड ध्रुव से छीनकर पायल को दिया। लेकिन मैं आना चाहता हूँ, ध्रुव ने उदासी से कहा। पायल प्लीज चलो यहाँ से। मैं अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। पायल मेरे साथ साथ चल दी। ध्रुव ने मुझे दूर जाने तक देखा। क्या चक्कर है भाई, क्यों इस बाजी के पीछे पड़ा है? इसे तो हम ऐसी जगह भेजेंगे कि ये याद रखेगी। ध्रुव की गैंग में से एक लड़के ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा। कहाँ भेजने के इरादे हैं? ध्रुव ने मुस्कुराकर पूछा। जहाँ ऐसी लड़कियों की किस्मत होती है। इस बात पर पूरी गैंग जोर जोर से हंसने लगी। ध्रुव ने गहरी सांस भरी। मैंने खुद को एक बड़े जाल में फेंक दिया था। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। सेमेस्टर शुरू हो गए थे और यहाँ स्नेहा दीदी की शादी। मैं ठीक से एंजॉय भी नहीं कर पा रही थी। पायल भी हर फंक्शन में शामिल थी।
एक बार उसकी चाचू से लड़ाई भी हो गई थी। हुआ कुछ यूं था, चाचू समझे मेरे कमरे में कोई नहीं है। वो बिना नॉक किए अंदर आ गए थे और सामने पायल मजे से पाँव फैलाए बैठी थी। चाचू को देखकर पायल उन्हें तमीज सिखाने लगी। चाचू को भी उसका दखल देना पसंद नहीं आया और मुझे कहने लगे कि इसे शादी में मत बुलाओ। मुझे चाचू की कोई बात नहीं सुननी थी। मैंने पायल को शादी में भी बुलाया था। पायल को मैंने तैयार किया था। वो हमेशा पैंट पहनने वाली लड़की फ्रॉक पहनकर आफत ढा रही थी। एक पल को चाचू की दुनिया भी ठहर गई थी। मैंने मुस्कुराकर चाचू को देखा। मेरी दोस्त है वो चाचू। मैंने उनके कान के पास जाते हुए कहा तो वो घबरा गए। मैंने मैंने क्या किया है? वो घबराकर इधर-उधर देखने लगे। आपकी बात चलाऊं? क्या पता मेरी बेस्ट फ्रेंड ही मेरी चाची बन जाए। मैंने शरारत से चाचू को छेड़ा और फिर वो दोबारा मेरे पास ही नहीं आए कि मैं उनका मजाक बनाऊंगी। शादी में खूब एंजॉय किया। शादी के बाद स्नेहा अपने पति के साथ अमेरिका चली गई थी। अचानक कमरा बिल्कुल सूना सूना हो गया था। मैं अपनी बहन को बहुत मिस करती थी। एक रात मैं बहुत रो रही थी। यूनिवर्सिटी की छुट्टियां थी, पेपर्स हो चुके थे। अचानक कॉल आने पर मैं समझी स्नेहा की कॉल होगी। दीदी, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। प्लीज वापस आ जाइए। मेरी आवाज रोने की वजह से बहुत भारी हो रही थी और नाक से पानी भी बह रहा था, जिसकी वजह से उसकी आवाज भी बीच बीच में आ रही थी। मैं बात कर रहा हूँ श्रुति, उसने धीरे से कहा। आप मुझे कैसे जानते हैं और आप हैं कौन? मुझे याद आया कि ये वही रॉन्ग नंबर वाला है। मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। ना ही मैंने गलत बात के लिए कॉल की है। बस ये कहना था कि यूनिवर्सिटी में बचकर रहिए और हो सके तो ध्रुव की गैंग से दूर रहना। उसने इस लहजे में कहा कि मैं बिल्कुल घबरा गई। आप सबको कैसे जानते हैं? मैंने घबराकर पूछा। कहीं वो कोई माफिया ना हो। मैं बहुत कुछ जानता हूँ। मेरे बारे में इतना मत सोचो ना। बस जान लो, मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, उसने कहा। लेकिन मैंने डरकर फोन काट दिया। मुझे यूनिवर्सिटी में 1 साल होने वाला था। पायल से मेरी दोस्ती काफी गहरी हो चुकी थी और अब रोजाना चाचू ही मुझे लेने और छोड़ने आते थे। मैं समझ रही थी, लेकिन खामोश थी। वहीं पायल में भी काफी कुछ बदला था। वो भी चाचू को देखती तो घूरने लगती, लेकिन वो गुस्से वाला नहीं घूरती। मेरे चाचू थे ही इतने डैशिंग कि कोई भी मर मिटता। मेरे चाचा मुझसे 10 साल बड़े थे, जिसकी वजह से वो काफी यंग लगते थे और अपने दोस्तों का भी बहुत ख्याल रखते थे। अक्सर उनके लिए रिश्ते आते थे, लेकिन वो मना कर देते थे। पिताजी भी काफी परेशान थे कि अपने भाई को बाप की तरह पाला था और अब उसकी ये हरकत बर्दाश्त नहीं होती थी। पिताजी भी चाचू का घर बसा हुआ देखना चाहते थे। मेरी आज एक्स्ट्रा क्लास थी। पायल ने लेने से मना कर दिया था। मैं क्लास लेने जा रही थी कि किसी ने मुंह पर हाथ रखकर मुझे बेहोश कर दिया। नीचे फ्लोर पर कोई नहीं था, सिर्फ मैं थी। जब मेरी आंख खुली, मैं किसी सुनसान जगह पर थी। ध्रुव को बुला लो, मेरे कानों में आवाज आई तो मेरी आंख धीरे धीरे खुलने लगी। मैं उन आवाजों को पहचानती। ये वही आवाजें थीं, ध्रुव की गैंग की। ध्रुव को हमने बताया नहीं है, लेकिन वो बहुत खुश होगा। उसकी दुश्मन हमारे हाथ लग चुकी है। लड़के ने उस कमरे की तरफ आते हुए कहा। मैं वापस से आंखें बंद करके पड़ गई। दूसरी तरफ चाचू और मेरे पिताजी मुझे ढूंढ ढूंढ कर पागल हो रहे थे। वो हंसते हुए कमरे में आए थे कि कोई अचानक वहां चला आया था। मास्क में लिपटा हुआ चेहरा मैं देख नहीं सकी। उस मास्क वाले आदमी ने उन लोगों की जमकर पिटाई की और फिर पुलिस ने आकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वो मास्क वाला आदमी अपना काम करके न जाने कहाँ गायब हो गया था, जबकि मैं घर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी। अचानक मेरे सामने लाल रंग की स्पोर्ट्स कार रुकी। मैं चौंक कर पीछे हुई। घर ड्रॉप करूं या सड़कों पर आवारगर्दी करनी है? ध्रुव की बात सुनकर मैंने नफरत से उसकी तरफ देखा। तुमने पहले मुझे किडनैप करवाया और अब हीरो बनकर आ गए। नहीं, वो मार्क्स वाला आदमी हीरो था। कम से कम पीछे से नहीं, आगे से वॉर करता है। मैं बहुत गुस्से में थी और डरी हुई थी। फौरन उसे सुनाने लगी। ध्रुव ने मुझे पकड़कर गाड़ी में बिठाया और गाड़ी भगा ले गया। कुछ आदमी पीछे आ रहे थे। मैं घर पहुंचने तक उसे कोसती रही, रोती रही। ध्रुव ने जैसे ही घर के सामने गाड़ी रोकी तो मेरे माँ बाप और चाचू घर से बाहर निकले। दीदी और उनके पति भी साथ थे। इस लड़के के साथ कहाँ से आ रही हो? मैं कहता था इसको यूनिवर्सिटी नहीं जाने दो। अब देखो, मेरे पिताजी ने गुस्से से मुझे देखते हुए कहा, अब ऐसे इसी लड़की के साथ शादी करके भेजो।
मैं अब इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। मेरे पिताजी ने 1 मिनट में फैसला कर लिया और मैं पिताजी पिताजी करती रह गई। कुछ देर बाद मेरे लाख मना करने पर भी शादी हो चुकी थी। मैंने गुस्से और नफरत भरी नजरों से ध्रुव को देखा। हो गए खुश, मिल गया सुकून। मैं गुस्से से उसके साथ हमेशा के लिए जा रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम मेरा यकीन क्यों करोगी? वो काफी परेशान दिखाई दे रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि मुझे बचाने के बदले उसे मैं पूरी मिल जाऊंगी। मैंने साफ साफ सुना था, वो लोग तुम्हारा नाम ले रहे थे। उन्हें तुमने भेजा था ध्रुव, मैंने चिल्लाकर कहा। तो ध्रुव ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। मैं अपनी सफाई में जो भी कहूंगा तुम्हें झूठ लगेगा। तुम्हें यूनिवर्सिटी पढ़ना है ना, चुपचाप घर के अंदर चलो। उसने इतने जोर से कहा कि मैं खामोश हो गई। तुमने अच्छा नहीं किया मेरी जिंदगी बर्बाद करके। चाचू का मान टूट गया। मैं जो काफी देर से गुस्सा हो रही थी, कमरे में आते ही फूट फूट कर रोने लगी। ध्रुव ने अफसोस से मुझे देखा। काश माँ बाप इल्जाम लगाने से पहले, अपनी इज्जत बचाने से पहले अपनी बेटी से ये पूछ लेते वो किसी मुश्किल में तो नहीं रही थी। ध्रुव ने अफसोस से मुझे देखा और मेरी तरफ टिश्यू पेपर बढ़ाए। मैंने झपट कर टिश्यू पेपर ले लिए। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम कल से यूनिवर्सिटी जाओगी मेरे साथ। अपना ख्वाब पूरा करो। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, तुम्हें कोई मसला नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारे ख्वाब पूरे करने में तुम्हारा साथ दूंगा। उसने चैन घड़ी सब उतारते हुए कहा। वह अचानक शर्ट उतारने लगा तो मैं चीख पड़ी, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। मेरी चीख पर ध्रुव ने हैरत से मुझे देखा। कैसा मत करो? वह हैरान होकर पूछने लगा। अभी मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। अभी ही हमारी शादी हुई है और तुम अभी से हक जता रहे हो। प्लीज ऐसा मत करो। मैंने आंखों पर हाथ रखे हुए कहा। ध्रुव ने मुझे देखकर सर हिलाया। मैडम, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। तुम्हारी सोच की दाद देनी पड़ेगी वैसे। ये कहते हुए बिना शर्ट उतारे वो वॉशरूम की तरफ चला गया। मैंने सुकून की सांस भरी, लेकिन मेरा रोना अब भी जारी था। काश तुम्हारी जगह उस मार्क्स वाले आदमी से शादी हो जाती। कम से कम मैं खुद को सुरक्षित तो समझती। तुम तो खुद एक मनूस गैंग के लीडर हो। ध्रुव के कुछ ना कहने पर मुझ में थोड़ी हिम्मत आई थी। मैं लगातार बोले जा रही थी और वो चुपचाप मेरी बातें सुन रहा था। क्या पता वो नकाब वाला आदमी भी उस गैंग का लीडर हो। तुम्हें क्या मालूम, अचानक कोई भी निकल सकता है। ध्रुव ने तौलिए से बाल रगड़ते हुए कहा। क्या तुम्हारी तरह वो भी? मैंने डर के मारे आंखें फैलाई। शायद। किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या पता कौन कब क्या निकल आए। उसकी बात सुनकर मैं डरकर खामोश हो गई। यहाँ कोई दूसरा कमरा नहीं है। मुझे अकेले रहना है। तुम्हारे साथ मैं बिल्कुल नहीं रहना चाहती। मैंने ध्रुव की तरफ आते हुए कहा। ध्रुव ने मेरी कलाई थामकर मुझे अपनी तरफ खींच लिया। कहाँ जाना है यहाँ से? मेरी पत्नी हूँ, इसलिए कहीं जाने की कोशिश मत करो। मुझे समझो, मुझसे मोहब्बत करने की कोशिश करो, मुझसे दूर जाने की नहीं। उसने नरमी से मेरे चेहरे पर आती हुई लट को पीछे करते हुए कहा कि मैं उसका हाथ महसूस करके उसे धक्का दे गई। तुम्हें बात बात पर धक्का देने की आदत क्यों है? उसने मुस्कुराकर पूछा। और तुम्हें बात बात पर मेरे पास आने की जो आदत है? अब तो तुम मेरी पत्नी हो। मैं जितना चाहे तुम्हारे उतने पास आ सकता हूँ। तुम भी मुझे रोक नहीं सकती। उसने हल्की सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाते हुए कहा। क्यों नहीं रोक सकती? मैं तुम्हें अपने पास भी नहीं आने दूंगी। देख लेना और दूर रहो मुझसे। ज्यादा पास आने की कोशिश मत करो। मैंने कमरे से जाने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव ने मुझे जाने नहीं दिया। ये क्या बदतमीजी है? मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुझे कोई दूसरा कमरा चाहिए। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा। शराफत से बिस्तर पर लेट जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने धमकी भरे लहजे में कहा। वो एक्शन नहीं दिखाना चाहता था, वरना मेरी अकल 2 मिनटों में ठिकाने लगा सकता था। तुमने पहले मुझे किडनैप किया और फिर शादी कर ली। तुम्हारा यही प्लान था। तुमने अब तक कितनी और लड़कियों से शादी कर रखी है? मैं शादी पर बहुत गुस्सा हो रही थी। ध्रुव ने गुस्से से मुझे देखा और मेरे बहुत पास आकर मेरी कलाई पकड़कर मुझे बिस्तर पर फेंक दिया। एक बात तुम्हारी समझ में नहीं आती, मिसेस ध्रुव, मैंने कहा। मैं कुछ नहीं कर रहा तो शराफत से मेरे पास रहो। और दूसरी बात, पहली शादी तुमसे हुई है। अगर मेरी बात नहीं मानी तो 3-4 शादियां और कर लूंगा। रोती रहना फिर सौतन को अपने सर पर मंडराता देखकर। ध्रुव ने मेरे दाएं बाएं हाथ रखकर मेरे भागने के रास्ते बंद करके कहा। मैं पीछे खिसककर कंबल में मुंह दिए लेट गई। ध्रुव के होठों पर अचानक मुस्कुराहट आ गई। पागल, यही एक शब्द उसके मुंह से
मेरे लिए निकलता था। सुबह उठी तो सामने ध्रुव तैयार हो रहा था। तुम कौन हो? मैंने अंगड़ाई लेते हुए पूछा। तुम्हारा पति, उसने शीशे में मुझे देखकर जवाब दिया। क्या? मैं बड़ी बड़ी आंखें फाड़कर उसे देखने लगी। वो ख्वाब नहीं था। मैं हैरत से ध्रुव से पूछने लगी। बिल्कुल भी नहीं। अब हम पति पत्नी एक साथ यूनिवर्सिटी जाएंगे। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए चेन पहन ली। इस चेन को उतार दो वरना तुम्हारे लिए किसी दिन नेकलेस लेना पड़ेगा, या फिर वरना इसी चेन से तुम्हारा गला दबा दूंगी। मेरी करारी आवाज सुनकर ध्रुव जोर से हंसने लगा। जो हुक्म मेरे आका। वैसे आप अपने पति को ही मार देंगी? आपको शर्म नहीं आएगी? उसने मजाक में पूछा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे पति को मारने में कैसी शर्म, जो पहले अपनी पत्नी को किडनैप करवाता है, फिर उसके घर वालों के सामने उसकी बेइज्जती करवाकर उससे शादी कर लेता है। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए चेन उतार दी। मैं उसकी बात मान लेने पर हैरान हुई। मैं भी कुछ देर बाद तैयार होकर उसके साथ यूनिवर्सिटी आई। यूनिवर्सिटी में सब लोग हैरानी से हम दोनों को देख रहे थे। ध्रुव ने पूरी तरह से अनाउंस कर दिया था कि मैं उसकी पत्नी हूँ। उसका गैंग हैरान रह गया था। जिस लड़की पर उनकी नजर थी, वो अब उस गैंग की लीडर की पत्नी बन चुकी थी। मैंने ध्रुव को ज्यादा लिफ्ट नहीं दी यूनिवर्सिटी में, जबकि वो मेरे ख्याल में हर थोड़ी देर बाद कुछ न कुछ खाने के लिए भेज रहा था। पायल ने हैरत से मुझे देखा। तुम्हें एक यही मिला था शादी करने के लिए? इसमें ऐसा क्या है? पायल ने बेयकीनी से पूछा। उसे तो अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा था। तो मैंने पायल को सारी कहानी सुना दी। वो अफसोस से मुझे देखने लगी। वो तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेगा। साले को करंट लगा देना। पायल न जाने अपना कौन सा बदला लेना चाहती थी। लेकिन पायल, मेरे हाथों में करंट नहीं है। मैंने अफसोस से कहा। ये लो, इस बटन को ऑन करोगी तो करंट लगेगा। ध्रुव तुम्हारे पास आने की कोशिश करे तो ये करंट लगा देना। उसने एक डिवाइस मेरे आगे करते हुए कहा। वो डिवाइस इतनी छोटी थी कि मेरी हथेली में ही छुप गई थी। मैंने मुस्कुराकर ध्रुव को देखा। अब वो पास आए, फिर बताऊंगी उसे। हम दोनों यूनिवर्सिटी से वापस घर गए थे। ध्रुव थोड़ी देर बाद चला गया तो मैं सो गई। इतनी भागम दौड़ में मुझे सही से सोने का भी नहीं मिला था। अब मेरे पास ध्रुव से लड़ने के लिए हथियार भी था। ध्रुव शाम में वापस आया तो मैं पढ़ाई करने में बिजी थी। कभी खाना भी बना लिया करो, हर वक्त फालतू नजर आती हो। उसने ताना मारते हुए कहा, जिसका मुझे कुछ असर नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ, तुम्हें किडनैप मैंने नहीं करवाया था। वो गुस्से से बोला। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तुम मुझसे ऐसे नाराज हो जैसे सारी गलती मेरी हो। उन लोगों ने कुछ नहीं बताया था मुझे। ध्रुव ने अपनी सफाई दी। तुम मुझे जिस तरह देखती हो ना, मुझे सब समझ आता है। ध्रुव ने मेरे पास आते हुए कहा और मैंने अपना हथियार निकाल लिया। जैसे ही वो मेरी कुर्सी के पास आया तो मैंने उसके हाथ पर करंट लगा दिया। वो मुस्कुराकर मुझे देखने लगा। तुम्हारी सारी चालाकी, सारी होशियारी मुझसे शुरू होकर मुझ पर ही खत्म होती है क्या? उसने अपने आप को शांत करते हुए मुझसे पूछा। वरना मेरी हरकत से वो काफी नाराज हुआ था। तुम लोफर जो हो। मैंने किताबें बंद करते हुए कहा। चलो मान लिया मैं लोफर हूँ, लेकिन तुम्हारी केची जैसी जुबान का क्या करूँ? उसने अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहा। कभी कुछ काटने की जरूरत पड़े तो मेरी जुबान ले लेना। मैंने मुस्कुराकर मशवरा दिया। वो सर झुकाकर हंसने लगा। तुम्हारी जबान सिर्फ मेरे आगे चलती है मैडम, वरना तुमने अपने घर वालों को अपनी सफाई भी नहीं दी थी। अगर तुम चाहती तो उनके सामने अपनी सफाई भी दे सकती थी। ये कहता हुआ वो कमरे से चला गया। मैंने गहरी सांस भरी। मैं क्या करती जब अपने ही यकीन ना करें। ध्रुव शावर लेने चला गया था। मैं उसके शावर लेकर आने से पहले ही सोने के लिए लेट गई थी। क्या बात है, खाना नहीं खाना? वॉशरूम से बाहर आने के बाद मुझे सोता देखकर बोला। मेरे पास से कोई जवाब ना आया तो उसे टेंशन हुई। वो मेरे पास आया, मेरे माथे पर हाथ रखा तो पता चला कि मैं बुखार से तप रही थी। उसने टेंशन से अपना माथा मसला। खुद का इलाज आसान था, लेकिन अब वो मेरा क्या करता? उसने ठंडे पानी को मेरे हाथ पैरों और माथे पर लगाया। लगातार पानी लगाने से मेरा बुखार थोड़ा कम हुआ। उसने जल्दी से मेरे खाने के लिए कुछ हल्का सा बनाया और मुझे उठाने लगा। श्रुति, ये खा लो। मुझे कंधे से थामकर मुझे बिठाया। मेडिसिन खाली पेट नहीं दे सकता, ये खा लो। और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तुम्हें बुखार है? उसने चम्मच मेरे मुंह में डालते हुए परेशानी से कहा। तुम उसे देखती रही। इतनी परवाह तो सिर्फ चाचू करते थे। मेरी दीदी भी कभी कभी करती थी। उनके पास घर के कामों से फुर्सत ही कब होती थी, पता नहीं कैसे हो गया।
मुझे सर्दी लग रही थी। ध्रुव ने दवा खिलाकर मुझे जल्दी से लिटा दिया। वो मेरे बराबर में लेटकर मुझसे पूछ रहा था कि कहीं दर्द हो रहा है। मैंने बंद आंखों से सर हिला दिया, नहीं। ध्रुव मेरा हाथ और सर दबाने लगा। मुझे बहुत ठंड लग रही थी तो मैं ध्रुव के साथ चिपक गई। ध्रुव गहरी सांस लेकर रह गया। फिर मुझे बाजू से अपने बाहों में भरकर उसने आंखें बंद कर ली। सुबह उठी तो खुद को ध्रुव की बाहों में पाया। वहाँ इतना सुकून था कि मैंने उसे हटाने की भी कोशिश नहीं की। उठ गई हो तो मुझे जाने दो, ध्रुव ने दिल पर पत्थर रखकर कहा, वरना उसे भी ऐसा सुकून पहले कभी नहीं मिला था। लेकिन उसे यूनिवर्सिटी को देर हो रही थी। तुम्हें मालूम है मैं उठ गई हूँ? मैंने गर्दन उठाकर पूछा। हाँ जी, कैसे मालूम नहीं होगा? उसने मेरी नाक अपने दांत में दबाई। मैं उससे दूर झटक कर पीछे हो गई। मैं भी यूनिवर्सिटी जाऊंगी। मैंने उठते हुए बालों का जूड़ा बनाया। तुम्हें 1-2 दिन आराम करना चाहिए। ध्रुव ने वॉशरूम जाते हुए पलटकर कहा, नहीं मुझे जाना है। मेरी जिद थी तो ध्रुव क्या कहता? अगर जबरदस्ती करता तो मैं रोने बैठ जाती। और फिलहाल मुझे रोता देखना अब ध्रुव के बस की बात नहीं रही थी। उसने सर हिलाया और तैयार होने चला गया। और मैं जब तैयार होकर बाहर आई तो ध्रुव नाश्ता बना चुका था। तुम्हें यह सब करना भी आता है? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, अकेला रहता आया हूँ, मजबूरी में करना पड़ता है। उसने नाश्ता टेबल पर सजाते हुए कहा, वाह भाई, हमारे घर पिताजी एक गिलास पानी तक खुद नहीं लेते। चाचू थोड़े अलग हैं, वो हम बहनों के साथ किचन में मदद भी करवा देते थे। मैंने मुस्कुराकर पहली बार तानों की जगह कुछ और बात कही थी। तुम्हारे चाचू को देखकर लगता भी है कि वो अलग हैं। वैसे आजकल वो यूनिवर्सिटी कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं। ध्रुव ने सीरियस होकर पूछा। मैंने मुस्कुराकर कंधे उचका दिए। हो सकता है कोई वजह हो। मैंने पायल के बारे में सोचते हुए कहा। वजह पायल तो नहीं है। ध्रुव ने बड़ी तेजी से कहा कि मैं चौंक गई। तुम्हें कैसे पता? मैंने हैरत से उसे देखा। मैं आंखों से दिल का हाल पढ़ लेता हूँ। उसने मुस्कुराकर कहा कि मैंने अपनी नजरें झुका दी। खैर, मैं तुम्हारी आंखें पढ़ने का इरादा नहीं रखता। उसने मुस्कुराकर कहा। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। नाश्ता खत्म करके ध्रुव ने मेरा बैग उठा लिया। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे दे दो। ध्रुव ने यूनिवर्सिटी जाते हुए और यूनिवर्सिटी में जाने के बाद भी मेरा बैग नहीं छोड़ा था। मैं सबकी हैरत से फैली आंखों को देखकर मुस्कुराहट दबा रही थी। तुम्हारे जेंटलमैन होने पर लगता है सबको शक हो रहा है। मैंने लोगों की हैरत से फैली आंखें देखकर ध्रुव से कहा और उसने कंधे उचका दिए। लोग मुझे जो भी समझे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने बैग मेरी कुर्सी पर रखा। क्या बात है जानी, मोहब्बत तो नहीं कर बैठा? उसकी गैंग के लड़के ने पूछा। पत्नी है मेरी, उसने सख्ती से जवाब दिया। बॉस की नजरें हैं बाजी पर, गैंग के उस लड़के ने ध्रुव को बताया। मैं हर वो आंखें निकाल लूंगा जो मेरी पत्नी की तरफ उठेंगी। मैं हंसकर पायल से बात कर रही थी और ध्रुव की नजरें मेरे चेहरे से हट ही नहीं रही थी। बॉस को कौन जवाब देगा? उस लड़के ने ध्रुव से पूछा। मैं किसके लिए हूँ? ध्रुव ने जवाब दिया। ब्रेक टाइम में एक लड़के ने मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की। ध्रुव भागता हुआ आया और उस लड़के की जमकर पिटाई की। मैं बीच में आकर इंटरफेयर करने लगी। श्रुति, इसने तुम्हें गाली कैसे दी? इसके टुकड़े कर दूंगा मैं। ध्रुव ने अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़वाते हुए कहा। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं झट से उसके सीने से लग गई। ध्रुव का गुस्सा एकदम शांत हो गया। वो बदमाश मौका देखकर भाग गया। सब यूनिवर्सिटी वालों ने रोमियो और जूलियट की जोड़ी की तारीफ की। वहीं चाचू मुस्कुराकर हम दोनों को कब से देख रहे थे। वो पायल से मिलने आए थे। चाचू, मेरी नजर पड़ी तो मैं फौरन भागकर उनके पास गई। लगता है बेहतरीन लाइफ पार्टनर मिल गया है। चाचू ने मुझे छेड़ा और मैं ब्लश करने लगी। आप यहाँ कैसे? मैंने उनसे मुद्दे की बात पूछी। पायल से पूछने आया था कि मुझसे शादी करोगी। चाचू ने पेन की जेब में हाथ डालते हुए बताया। तो मैं उछल पड़ी। ध्रुव ने आते हुए सुन लिया। वो हाँ कह देगी, देर मत करिए। ध्रुव की बात सुनकर चाचू और मैंने उसे देखा। मैं उसे जानता हूँ। ध्रुव ने कंधे उचकाकर कहा। कैसे? मेरे अंदर से शक की पत्नी ने अंगड़ाई ली। आप शक मत करो, बस मैं जानता हूँ। लेकिन चाचू उसे संभाल नहीं पाएंगे। ध्रुव ने ताना मारते हुए कहा। तो चाचू ने नाक से मक्खी उड़ाई। मैं मर्द हूँ, औरत को संभालना जानता हूँ। चाचू ने मुस्कुराकर गर्व अंदाज से कहा। मुझे खुशी होगी अगर आप ऐसा करने लगे तो। मगर पायल किसी नाजुक लड़की का नहीं, बल्कि शेरदिल लड़की का नाम है। ध्रुव ने जाते हुए जताया। चाचू और मैं भी ध्रुव और पायल को हल्के में ले रहे थे, लेकिन हमें पता नहीं था
कि वो दोनों क्या चीज़ हैं। हम दोनों भी बात कर रहे थे कि अचानक यूनिवर्सिटी में 2 ग्रुप में लड़ाई शुरू हो गई। मैंने चाचू का हाथ थाम लिया। ध्रुव तेजी से आया और हम दोनों को लेकर गाड़ी की तरफ भागा। वो ग्रुप श्रुति के लिए यहाँ आएंगे। आपको किसी भी कीमत पर श्रुति को सुरक्षित रखना है चाचू। ध्रुव के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। श्रुति के लिए क्यों? चाचू और मैं बहुत डर गए थे। उनको श्रुति चाहिए। ये प्लान है श्रुति को यहाँ से लेकर जाने का। मैं हैंडल करता हूँ। आप बस श्रुति को बहुत ध्यान रखना। ध्रुव कहकर तेजी से भागा। हम दोनों गाड़ी में बैठे थे। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। चाचू, वो कहाँ गया है? उसको कुछ हो गया तो? मेरी हालत यही सोचकर खराब हो रही थी कि वो अकेला ही गया है। कुछ नहीं होगा। वो जैसा नजर आता है वैसा है नहीं। चाचा को उसमें कब से कुछ खटक रहा था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था। ध्रुव जब वापस आया तो उसके साथ रेंजर्स थे। ये मेरी मिसेज हैं और ये चाचू हैं। इन्हें सुरक्षित रूप से मेरे घर पहुंचा दीजिए। ध्रुव ने गाड़ी के पास आते हुए कहा। हम दोनों हैरान रह गए। वो उनको ऑर्डर दे रहा था। जी सर। उनमें से एक ड्राइविंग सीट पर और एक पीछे की सीट पर बैठा था। मैंने सांवलिया नजरों से ध्रुव को देखा। उसने सेटिस्फाइड नजरों से मुझे देखा। मैं घर पहुंचकर बहुत परेशान हो रही थी। ध्रुव का ना फोन लग रहा था और ना ही वो आ रहा था, जबकि पायल भी न जाने कहाँ गायब थी। चाचू मेरे साथ ही थे। वो पायल को कॉल करते परेशान हो रहे थे। जब गेट से वो दोनों अंदर आए, तुम्हें किस पागल ने कहा था मुझे बचाने आओ? पायल और ध्रुव सामने देखे बिना एक दूसरे से लड़ रहे थे। मैंने तुमसे कहा था हालात काफी खराब हैं। कोबरा के गुंडे तुम्हें उठाकर ले जाएंगे और फिर तुम्हारी असली पहचान निकालकर तुम्हारा क्या हाल करेंगे, मुझसे बेहतर तुम जानती हो पायल। ध्रुव की आवाज बहुत तेज हो गई थी। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। अगर तुमने अब कभी कोई गलती की तो मैं बॉस को बता दूंगी। पायल गुस्से से सोफे पर बैठकर चाचू को घूरने लगी। वो घबरा गए। चाचू भी जाकर पायल के पास सोफे पर बैठ गए। मैंने पायल को सारी बात बता दी कि चाचू किस नियत से उसके पास आए थे। देखिए मिस्टर, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है और आपको मुझे कुछ भी कहने से पहले ये पता होना चाहिए कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ और ये मनहूस भी। पायल ने ध्रुव को घूरते हुए कहा। जबान संभाल कर पायल। वो गुस्से में उसकी तरफ आया। हम दोनों मिशन पर हैं। ये मिशन हमें आज रात पूरा करना है और हमारी जान भी जा सकती है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आप श्रुति को साथ ले जाना। ध्रुव ने सीरियस होकर बताया। यूनिवर्सिटी में माफिया का ग्रुप है जिसे पकड़ना है और इसी माफिया बॉस को श्रुति पसंद आ गई है। वो इसे हासिल करना चाहते हैं, इसलिए आज रात उसका दी एंड करना होगा। ध्रुव के लहजे में बहुत गुस्सा था। मैं अभी तुम्हारी आंखों में नहीं देख सकता, इसलिए सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें ये जरूर बताऊंगा। जब तुमने मेरे पास आकर उस दिन मदद मांगी थी, मैं सब कुछ भूल गया था। मैंने अपनी गैंग के साथ गद्दारी की थी। मेरे प्लान का ये हिस्सा नहीं था। फिर तुम्हें उदास देखकर रुक नहीं पाया। मैंने तुम्हें कॉल किया, तुमने बात करने से इनकार कर दिया। शादी मैं जब करता जब ये मिशन पूरा हो जाता, लेकिन हालात तुम्हारे सामने हैं। उसने नजरें नीचे किए हुए बताया और अपना ब्लैक ड्रेस पहनकर तैयार होकर निकल पड़ा। उसके पीछे ही पायल थी। जिंदगी रहेगी तो शादी कर लेंगे। चाचू ने परेशानी से माथा मसला। हम दोनों परेशानी से खामोश थे। सारी रात प्रार्थना कर रहे थे। सुबह कहीं जाकर वो दोनों थोड़ी जख्मी हालत में लौटे तो जान में जान आई। हम कामयाब हो गए, ध्रुव ने मुस्कुराकर बताया। हम चाचू भतीजी ने सुकून का सांस लिया। मुझसे कोई शिकायत? ध्रुव ने रात के वक्त मुझे खिड़की के पास खड़े देखकर पूछा। लेकिन अब नहीं रही। एक सिपाही से भला मुझे कैसी शिकायत हो सकती है, जिसने मेरी मदद की, मुझे सुरक्षित रखा। मेरी बात सुनकर ध्रुव को अपना दिल हल्का फुल्का महसूस हुआ, वरना वो यही सोचकर दिल पर बोझ लिए बैठा था, न जाने मैं उसे माफ करूंगी भी या नहीं। ध्रुव के गले से चैन उतरी हुई थी। कॉलर भी पूरा बंद था और वो एक पूरी तरह हैंडसम आदमी के रूप में सामने आया था कि उसे देखकर मेरा दिल धड़कने लगा। पायल ने चाचू को हाँ कर दी है, ध्रुव ने मुझे सीने से लगाते हुए बताया। चाचू किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे पायल को। पहली बार ऐसी तगड़ी मोहब्बत हुई है। पिछली बार वाली तो चाइना जैसी थी। मेरी बात सुनकर ध्रुव जोर जोर से हंसने लगा। मेरी मोहब्बत मेरी वर्दी की तरह है, जो कभी अपना रास्ता नहीं बदलेगी। मेरे माथे को चूमते हुए ध्रुव बहुत प्यार से मुझसे बोला, अगला मिशन? मैंने परेशानी से पूछा। मैं अपना सीक्रेट तुमसे शेयर नहीं कर सकता श्रुति। मैंने बिना बुरा माने गर्दन हिला दी। चाचू का मैसेज आया तो मैं पढ़कर भीगी आंखों से मुस्कुराने लगी।
पिताजी ने हमें घर बुलाया है। ध्रुव प्यार से मेरी तरफ देखने लगा और मैं भी उसे देखती रही। मेरे देखने से काम नहीं चलने वाला मैडम। वो मेरी तरफ लपका तो मैं फौरन कमरे से भागी। मेरे पास आओ श्रुति, उसने नकली गुस्से से कहा। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, हिम्मत है तो पकड़कर दिखाओ। मेरी बात सुनकर ध्रुव जोर जोर से हंसने लगा। मैडम, आप हमारी नौकर नहीं, हम आपके नौकर हैं। ध्रुव ने मुझे पकड़कर अपनी थोड़ी मेरे कंधों पर रखी। हम दोनों हंसने लगे। दूसरे दिन हम दोनों मिलकर पिताजी के घर जाने की तैयारी करने लगे। ध्रुव, मैं आज क्या पहनूं? तुम्हारे पास तो ज्यादा कपड़े भी नहीं होंगे। चलो पहले हम शॉपिंग पर चलते हैं, फिर वहां से आने के बाद हम पिताजी की तरफ चलेंगे। उसने बड़े प्यार से मुझसे कहा। ध्रुव, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं इनमें से ही कुछ पहन लूंगी। नहीं, तुम मेरी पत्नी हो, मेरी जिम्मेदारी हो, और अभी तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया भी नहीं है। चलो पहले हम शॉपिंग पर चलते हैं, फिर वहां से आने के बाद हम पिताजी की तरफ चलेंगे। ठीक है चलो, मैंने मुस्कुराते हुए ध्रुव को जवाब दिया। फिर हम दोनों शॉपिंग मॉल चले गए। वहां से ध्रुव ने मुझे बहुत सारी शॉपिंग कराई। उसने मुझे एक पेंडल दिलाया। ये पेंडल हमारी मोहब्बत की निशानी रहेगी श्रुति, इसे कभी नहीं उतारना। मैंने भीगी हुई आंखों से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। आई लव यू श्रुति, उसने बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। आई लव यू टू ध्रुव। मेरी आंखों से आंसू आने लगे। अरे, इसमें रोने वाली क्या बात है? ये खुशी के आंसू हैं। ध्रुव, मैंने मुस्कुराते हुए बताया। अच्छा। शाम होते ही हम पिताजी के घर जाने के लिए निकल रहे थे। पिताजी के घर पहुंचते ही मुझे बहुत डर लग रहा था कि ना जाने पिताजी मेरे साथ कैसा रवैया रखेंगे, कहीं मुझे डांटेंगे तो नहीं। ध्रुव ने मेरा हाथ थामा और हम दोनों अंदर जाने लगे। घर में घुसते ही सबसे पहले हमें पिताजी नजर आए। पिताजी, उन्हें देखते ही मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मेरी बच्ची, पिताजी ने फौरन मुझे अपने सीने से लगा लिया। मेरी बेटी, मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। नहीं पिताजी, आपकी कोई गलती नहीं थी, शायद मेरी ही गलती थी। आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने रोते रोते कहा, और पिताजी ने मुझे सीने से लगा लिया। बाद में मैं माँ और दीदी से मिली। वो दोनों मुझे देखकर बहुत खुश हुई और मैं भी बहुत खुश थी। सब निपटने के बाद जब ध्रुव और मैं वापस अपने घर के लिए निकल रहे थे, तो पिताजी ने ध्रुव को गले से लगा लिया। मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना। जी पिताजी, आप फिक्र नहीं कीजिए, अब ये मेरी जिम्मेदारी है, ध्रुव ने बहुत प्यार से जवाब दिया। घर पहुंचने के बाद मैं चेंज कर कर बिस्तर पर बैठी थी। ध्रुव मेरे पास आकर बैठा और मुझे अपने सीने से लगा लिया और मेरे बाल सहलाने लगा। अब हम लोग अपनी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। अब हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां बाकी रह गई थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।